हेलो एंड वेलकम टू वरन्या एकेडमी। पिछले सेशन में हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया। आज के सेशन में हम लोग उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के इम्पैक्ट के कारण, खास करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग प्यार से ग्रेविटी बुलाते हैं, तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण जो किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो इस सेशन में हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे, और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, और कोई भी रिलेटिव जो आपके घर चाचा बाबा मामू आते हैं, वो सब पूछ सकते हैं कि क्यों जब हम लोग दो डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट को किसी एक डिफिनिट हाइट से फॉल कराते हैं, फ्रीली फॉल कराते हैं, कौन सा फॉल, फ्रीली फॉल कराते हैं, तो दोनों अर्थ के सरफेस पे एक साथ क्यों पहुंचते हैं। इस कंसेप्ट में भी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। जो पहला टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना प्यारा नाम है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इससे स्मॉल जी से, यानी कि जब भी स्मॉल जी आएगा उसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन। इसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस के बीच, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है। पहला सेशन में मैं ये बता चुका हूं कि क्या डिफरेंस है। अब आपका बारी है, आप बताइए। हमें पता है आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मैं बता देता हूं कि न्यूटन जी ने बताया था, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप उठा लीजिए, वो दोनों ऑब्जेक्ट मान लीजिए छोटा हो, दोनों ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा तोप हो, यानी बहुत बड़ा हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप उठा लीजिए, उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शनल फोर्स लगता है, जिसको न्यूटन ने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इस यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला अट्रैक्शनल फोर्स को न्यूटन ने क्या बोला, एक ग्रेविटेशन। लेकिन जब बात ग्रेविटी का आया तो उन्होंने एक कंडीशन रख दिया। कंडीशन ये था कि जब भी तुम ग्रेविटी का बात करोगे, जब भी तुम ग्रेविटी का बात करोगे, उसमें से एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक हेवनली ऑब्जेक्ट होगा। क्या, जब भी तुम ग्रेविटी का बात करोगे तो जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो हेवनली ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए, या मार्स होना चाहिए, जुपिटर हो, वेनस हो, मरकरी हो, मून हो, सन हो, इस टाइप के ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हर कंडीशन में जब भी ग्रेविटी का बात आएगा वहां पे एक ऑब्जेक्ट हमेशा हेवनली ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि हेवनली ऑब्जेक्ट के परिवार में से कोई होना चाहिए। दूसरा परिवार यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो ग्रेविटेशन है ये जनरल है, सबके लिए है, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा हो, यहाँ पे सब लोग को बराबर दिया गया है। लेकिन जब बात ग्रेविटी का आता है, एक पोजीशन है वो हेवनली ऑब्जेक्ट के पास, इसी फैमिली में से एक जो मेंबर होगा वो होना ही चाहिए जब ग्रेविटी का बात आएगा तब। कोई दिक्कत है, ये होता है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस। कोई दिक्कत है। अब एक और वर्ड है हमारे पास, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरे पास एक बैटरी है, ये बैटरी है, कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी एक डिफिनिट हाइट से अर्थ पे हम लोग ड्रॉप करते हैं, अर्थ के सरफेस पे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने का मतलब समझ रहे हैं, ये जो मेरा हाथ है इस बैटरी पे किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ये केवल सपोर्ट सिस्टम है,
इसको पकड़ के रखा है। जैसे ही हाथ हम अपना सपोर्ट सिस्टम हटाएं, ये बैटरी टप से नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टप से नीचे आ जाएगा। क्यों आ रहा है? क्यों ये नीचे आ रहा है? इसमें क्यों एक्सेलरेशन आ रहा है? अर्थ के ग्रेविटी के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बताओ, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? हो रहा है। उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो हम लोग इस बैटरी को ड्रॉप कराएंगे, तो क्या इसको हम लोग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? क्या हम लोग इसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोल सकते हैं? गिरा दे, देखोगे? गिरा दिया। क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी? तो आंसर है नहीं, नहीं बोल सकते। क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं बोल सकते हैं? हम बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बैटरी अर्थ के ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपैक्ट में तो गिरा, इन्फ्लुएंस में तो आया, लेकिन इस ग्रेविटी के मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लग रहा था। एक फोर्स लग रहा था, एयर ड्रैग, एयर रेसिस्टेंस। अब सोचो कि जो एयर रेसिस्टेंस है, भले थोड़ा ही फोर्स लगाए, थोड़ा लगाए, लेकिन लगाया तो, अगर लगाया तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं। तो बोलोगे तो सर फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलेंगे किसको? किसको बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट केवल और केवल जब कोई ऑब्जेक्ट केवल और केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपैक्ट में, अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, तब उसको बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। क्या है? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिर बात आया कस्टम ट्रेडिशन का। बोला गया कि देखो भाई, तुम हो 9th क्लास में, तुम अभी हो बच्चा, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए जब अर्थ पे गिरेगा तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ही हो। यानी कि हम इसको गिरा रहे हैं, तुम्हारे लिए ये क्या है? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि वहां पे एयर ड्रैग लग रहा है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है कि है, मान के चलेंगे कि ये क्या है? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट केवल और केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के, अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल करेगा, तो उसी को बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब आते हैं डिफिनेशन पे, मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे अर्थ के स्थान पे क्या क्या आ सकता है? मून आ सकता है, सन आ सकता है, मार्स आ सकता है, सॉरी मार्स आ सकता है, और भी है हेवनली ऑब्जेक्ट, वो सारे आ सकते हैं। तो अभी हम किसके लिए पढ़ेंगे? तो अर्थ के लिए पढ़ेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ध्यान में रखना है, इसका वैल्यू क्या होता है? जी। और जब भी जी आएगा उसको आप क्या मान के चलेंगे कि ये क्या है? एक्सीलरेशन है। ये क्या है? एक्सीलरेशन है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस जी के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूटन चाचा ने क्या बोला था कि बेटा तुम जब भी इसके मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो तुम एक काम करना, एक बात ध्यान में रखना, इस अर्थ का तो मास होगा जिसको हम लोग एम ई मान लेंगे, इस बॉल का भी मास होगा जिसको हम लोग एम बी मान लेंगे, और इस बॉल और अर्थ के बीच के डिस्टेंस होगा। जब भी आप डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में लेंगे, वो डिस्टेंस कहाँ से होगा? दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से होगा, जिसको तुम आर मान लो। और न्यूटन चाचा ने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का, क्या जो ग्रेविटी है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला इक्वेशन। दूसरा बात बताया उन्होंने कि जो ग्रेविटी होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। या जो ग्रेविटी होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। दो इक्वेशन मिला आपको।
तो इक्वेशन मिल गया, तो आप बोलेंगे यस मिल गया। तो दोनों को आप कनेक्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, तो आपको मिलेगा एफ इज, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। जब आप फिजिक्स में जो भी चैप्टर पढ़ें, वहाँ पे आपको जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने को मौका मिले, तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जाके हमारे पास ये रिजल्ट आया। क्या आया? ये आया। हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव किया। जब इसको रिमूव किया तो क्या मिला हमें? एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिला, जिसका वैल्यू होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। लेकिन अब आपके लिए मेरे पास 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि इस जी का, सबसे पहले इस जी का एसआई यूनिट क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? आप इसका आंसर दीजिए। और एक क्वेश्चन और है कि इस जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? इस जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? आप इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आपको जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कौन जी? स्मॉल जी का। तो अभी हमें क्या मिला? अभी हम लोगों को मिला ग्रेविटी का फॉर्मूला, कि जो एफ होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई ए मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस के। हमें निकालना है अब स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या निकालना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सोचो, अभी पहला कंडीशन में ये जो बॉल है अर्थ के सरफेस पे है। क्या? अर्थ के सरफेस पे है। तो जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा, उसको आप क्या मान के चलेंगे? ये रेडियस है किसका? अर्थ का। ठीक। बॉल का मास क्या है? एम बी है, और अर्थ का मास क्या है? एम ई है। अब क्या किया गया? इस अर्थ ने इस बॉल पे फोर्स लगाया। यस सर। तो इस बॉल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। यस सर। और इस बॉल में मास है। आप जब न्यूटन के सेकेंड लॉ पढ़े थे, तो क्या आपको ये फॉर्मूला मिला था? एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। आंसर होगा यस सर। अब जहाँ पे एक्सेलरेशन है, हमें अब नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं पढ़ना है, हमें अब क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है। तो वहाँ पे आप जी का वैल्यू रखो। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किस में हो रहा है? बॉल में। तो मास ऑफ बॉल है मल्टीप्लाई जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब आप इस एफ को इस वैल्यू से एम बी इंटू जी से रिप्लेस कीजिए। एम बी मल्टीप्लाई जी, यही आएगा। एम बी से एम बी खत्म, तो जो जी का वैल्यू आएगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आएगा, वो आपके पास क्या मिलेगा? ये मिलेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? बहुत ही सिंपल था। ठीक, जी का वैल्यू मिल गया। अब यहीं पे जो दूसरा कंसेप्ट था कि कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी हाइट से गिराते हैं, तो दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे जिसका मास अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, वो दोनों एक साथ क्यों पहुंचते हैं? तो आप इस यहाँ पे देखिए, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ए है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, इस फॉर्मूला में उस मास से, उस ऑब्जेक्ट के मास से कोई लेना देना है? ध्यान से देखो, कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। हमें उस ऑब्जेक्ट के मास से कोई लेना देना है ही नहीं। हमें केवल और केवल लेना देना है इस डिस्टेंस के स्क्वायर से, क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा।
डिस्टेंस इंक्रीज होगा और डिस्टेंस डिक्रीज होगा। जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, या जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब जब इस आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि जब आप अर्थ के सरफेस के आसपास है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब आप अर्थ अर्थ से ऊपर जाते हैं, आपका जो हाइट है ऊपर बढ़ते जाता है अर्थ के सरफेस से, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। अब जी के वैल्यू को कैलकुलेट करना है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे एक अर्थ बनाते हैं हम लोग। ये है हमारा प्यारा अर्थ, ये है हमारा प्यारा अर्थ, ब्लू प्लेनेट, ठीक। और एक बॉल रख देते हैं, एक और ऑब्जेक्ट रख देते हैं इसके सर पे, ये रहा, ये एक बॉल है, ये क्या है, एक बॉल है ग्रीन कलर। अब बताना है कि इस बॉल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिला स्मॉल जी का, जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है, हम उसका डिस्टेंस सेंटर से मेजर करेंगे और उसको मान के चलेंगे कि वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्योंकि अर्थ का रेडियस बड़ा है, बॉल का रेडियस छोटा है, तो उसको कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो जी का वैल्यू होगा 6.67 जो कैपिटल जी है, इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई रेडियस के स्क्वायर 6.4 इंटू 10⁻6 के 10⁻6 के स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो अब जो इस यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको अप्रोक्स में कितना मान के चलेंगे, जी का दो वैल्यू, एक एक्यूरेट वैल्यू 9.8 इंटू सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप जी का एक अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। आप किसी भी हाइट पे हो, हमें 9th क्लास में है तो हम लोग क्या मेजर करके चलेंगे कि हर जगह इसी एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछ दिया कि अलग अलग एल्टीट्यूड पे इस जी का वैल्यू क्या होगा, तो हम उससे भी मेजर करेंगे। आओ देखते हैं। अब हमें मेजर करना है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट। क्या अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है? तो हमें फार्मूला पे ध्यान देना है, जी इक्वल टू कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर, यही होता है ना। हमने अभी बताया है कि जब इस आर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, क्या जब हम लोग आर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो जी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब हम लोग इस आर के वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब आपको पता है या नहीं है, हम आपको बता देते हैं कि जो अर्थ है वो हमारा एक जियोइड शेप में है। ऐसा शेप में है, एक जियोइड शेप में है। और अर्थ का जो पोलर डायमीटर है कौन डायमीटर, पोलर डायमीटर, जो अर्थ का पोलर डायमीटर है उसका जो लेंथ है वो है 12,714 किलोमीटर। अर्थ का पोलर डायमीटर कितना है, 12,714 किलोमीटर। और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है, और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है
डायमीटर है वो है 12,756 या 12,756 किलोमीटर। अब आप सोचिए कहाँ पे डिस्टेंस कम है, कहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है अर्थ के सेंटर से। तो आप बोलेंगे सर पोल पे, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, दिखने में भी लग रहा है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं जो जी का वैल्यू है, जो जी का वैल्यू है वो अर्थ के पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अर्थ के पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जो जी का वैल्यू है वो इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। क्यों होता है अब आपको पता चल गया, क्योंकि जो पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर है अर्थ का वो डिफरेंट है। और जब आर का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे बढ़ा, तो जी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब आर का वैल्यू घटेगा, जैसे कि इस केस में हुआ, तो जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप बताओ, जब आपसे कोई पूछेगा क्या जी का वैल्यू अर्थ पे हर जगह कांस्टेंट है, तो आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं, तो जवाब में ये सारा टर्म आना चाहिए। पोलर डायमीटर कितना है, 12,714 किलोमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है, 12,756 किलोमीटर। क्योंकि क्योंकि जो जी का वैल्यू होता है वो अर्थ के सेंटर यानी कि डिस्टेंस से डिटरमाइन करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और जो डिस्टेंस है वो क्या है, पोल पे कम है, इसलिए जी का वैल्यू मैक्सिमम है पोल पे। और जो जी का वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा इक्वेटर पे, क्योंकि उसका रेडियस जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और जब रेडियस ज़्यादा होगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए पोल पे जी का वैल्यू, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू पोल पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इक्वेटर पे कम होगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है the value of g vary with the altitude above the surface of earth। ठीक, हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ पे तो कैलकुलेट कर लिए जी का वैल्यू, लेकिन एबव द अर्थ क्या होगा, अर्थ के ऊपर कोई बॉल है, उस पे जो उसमें जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा, एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हमें अभी हमने क्या बताया कि जो जी है वो डिपेंड करता है दो चीज पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो यहाँ पे कांस्टेंट है, और डिस्टेंस पे, और क्या है, डिस्टेंस पे। यही फॉर्मूला मिला था। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ध्यान से देखो, डिस्टेंस को ध्यान से देखो। जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं, तो अर्थ के सेंटर से जब अर्थ के सरफेस तक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर ई मिलेगा। लेकिन अर्थ के सरफेस से और इस बॉल के सेंटर से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम लोग एच मान लेंगे। अब जो हमारा टोटल डिस्टेंस आएगा वो आर ई प्लस एच हो जाएगा, आर ई प्लस एच होगा। और जो हमारे फाइनल जो फॉर्मूला मिलेगा तुमको, वो मिलेगा जी इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का। अब बताओ जी का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और जहां भी आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा वहां पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जी का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसीलिए इसीलिए जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं, क्या बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसीलिए बॉल धीरे धीरे जाकर के एक साथ किसी एक लिमिट पे जाके रुक जाता है, फिर वहां से ड्रॉप करना स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे क्या होगा, अर्थ के सरफेस के नजदीक पहुंचेगा, उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जाएगा, उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जाएगा, उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो। कोई दिक्कत है। तो जब हम लोग ऊपर जाते हैं क्या होता है, ग्रेविटी कम होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। और जैसे जैसे नीचे आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ में। अब बातें हैं नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी बिलो द सरफेस ऑफ, जी का वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे क्या होगा, बिलो में क्या होगा। तो सबसे पहले अर्थ बनाओ सॉरी, अर्थ बनाओ, ये रहा अर्थ,
ये रहा अर्थ। ठीक, और इसमें हम लोग करेंगे डिगिंग। क्या करेंगे? डिगिंग। अब सोचो कि ये पूरा अर्थ है। क्या है? अर्थ है। हम लोग क्या किए, अर्थ के सरफेस से कुछ दूर तक, एच किलोमीटर तक या एच मीटर तक, मीटर मान लो, एच मीटर तक क्या किए? खुदाई किए। खुदाई किए तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। पहले जो डिस्टेंस था अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक, वो था आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। अब एच किलोमीटर हम लोग नीचे आए, अर्थ के भीतर गए, तो एच किलोमीटर, एच मीटर डिस्टेंस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अब जो डिस्टेंस निकल के आया आर ई प्लस, सॉरी, आर ई माइनस एच आया। यानी कि अब जो जी का वैल्यू होगा बिलो द अर्थ, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वहां पे जो जी का वैल्यू होगा, ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो होगा एम ई डिवाइडेड बाई आर ई माइनस एच का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिएगा। जितना अंदर जाएंगे उतना डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ में से माइनस करेंगे। ना डिस्टेंस हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और आपको यही आंसर मिलेगा, यह रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है, आपको कैलकुलेट करना है, आपको बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून क्या है? सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून या ग्रेविटी ऑफ मून कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जाएंगे। ठीक, तो ये रहा मून, ये है मून, और मून पे एक रहा ऑब्जेक्ट। मून का मास होगा एम, मास ऑफ मून, इसका रेडियस दिया हुआ है, और इस बॉल का मास है एम बी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो ग्रेविटी है, वो हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू हर जगह सेम रहता है। फिर मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। अगर उसके सरफेस पे है तब, उसके सरफेस में नहीं रहेगा तो उतना हाइट हम लोग क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। वही फॉर्मूला है। ठीक, जब आप इसका ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे तो आंसर आएगा जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई आर एम, सॉरी, आर एम का स्क्वायर। ये है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। अगर आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप आराम से और आसानी से कर सकते हैं। जी का वैल्यू है कितना? कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ मून है जो 7.4 इंटू 10⁻24 है, और रेडियस ऑफ मून है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। और जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू मून होगा, यानी कि जी मून होगा, उसका वैल्यू होगा 1.63 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एक बात ध्यान देना, अर्थ के सरफेस पे जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर कोई बॉल अर्थ के सरफेस पे है तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी कि एफ का वैल्यू आएगा, वो होगा 9.8 न्यूटन। क्या होगा? 9.8 न्यूटन। अगर मून के सरफेस पे, ये है अर्थ के सरफेस पे, अगर मून के सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.63 न्यूटन, 63 न्यूटन। अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेशियो क्या है। क्या रेशियो क्या है? यानी कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लग रहा है, यहाँ पे क्या है? ज़्यादा लग रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, यानी कि एफ एम बाई एफ ई निकालिएगा, कितना? 1.63 न्यूटन
डिवाइडेड बाई 9.8, आपको आंसर आएगा लगभग लगभग 1/6 के बराबर। यानी कि जब आपका मान लीजिए कि वजन है, किसी व्यक्ति का जो वेट है, किसी व्यक्ति का वेट मान लीजिए अर्थ पे 60 केजी का है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति का जो वजन है, वेट है, वो अर्थ पे 60 केजी का है, मून पे कितना केजी का होगा? कितना केजी का हो जाएगा? 10 केजी। मून पे कितना केजी का हो जाएगा? 10 केजी का। समझ गए? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ो। हमने आपको इसका आंसर बता दिया, इसका आंसर बता दिया। जी एम यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून कितना है? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कंपेयर करना है जी अर्थ से, उसका आंसर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसके कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। यानी कि अगर अर्थ पे जो एक्सेलरेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कुछ है, ठीक, क्या आएगा? 1/6 आएगा। अभी हमने आपको इसको, ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/6 होगा। अभी हमने आपको इसको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस टाइम उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? तो एक ऑब्जेक्ट एबव जाएगा यानी कि अपवर्ड जाएगा, और एक क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक, जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकेंगे अपवर्ड, जब बॉल को नीचे आएगा, ऊपर जाकर के क्या होगा? खुद से खुद नीचे आएगा, तो डाउनवर्ड। जो जनरल इक्वेशन है वो पहला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है? u प्लस ए टी एक्सलेशन। अब बताओ यहाँ पे एक्सलेशन क्या होगा? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्या हो जाएगा? माइनस जी टी, क्योंकि डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक, क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा? s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक क्या है? टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 2gs। अब जब वही बॉल नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2s। यही तो है, सब कुछ पढ़ा हुआ है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है।